सत्यप्रकाश सर, सबसे पहले तो बैलसवाड़ी की इस धरती को प्रणाम करती हूँ मैं, क्योंकि लगातार यहाँ आते आते अब ये बैलसवाड़ा पराया नहीं लगता है, ये अपना वाह हो वाह गया है। सभी परिचित चेहरे बिल्कुल परिवार की तरह। ये केवल प्रज्ञा भवन के जो सदस्य है वह नहीं, जो भी इस आंगन में पधारते हैं, जिनके साथ हम साहित्यिक यात्राएं कर रहे हैं, उससे जुड़ते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छे संकेत हैं भविष्य के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जिस कवि की हम यहाँ बात करने के लिए आए हैं, अभी हमने जिस कवि को सुना है, उस कवि के व्यक्तित्व को आप समझ सकते हैं उनके कविता से। उनकी कविता की जो सरलता है, वह सरलता आपको दिखाई पड़ेगी। उनके व्यक्तित्व की सरलता कविता में आपको दिखाई पड़ेगी। 3 कवि को हमने सुना। 3 कवि में मंजू श्रीवास्तव मैम भी हैं। तो 3 कवि, क्योंकि मैं इस पर जोर इसलिए दे रही हूँ कि मैं उनको कवि ही कहना चाहूंगी, कवित्री नहीं। तो तीनों कवियों जो कवि हैं, इन तीनों की कविताओं का अगर हम निचोड़ देखें तो इसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि संवेदना की महत्ता को रेखांकित किया गया। संवेदना की बात कही गई है, कविता के धर्म पर बात कही गई है। जैसे राजवर्धन सर ने अपनी कविता में कहा कि ये कैसे अपना कर्तव्य निभा रही है। इसे अब संवेदना से आगे बढ़ाते हुए वे अमृत कविता कह रहे हैं, जो प्राण फूंक रहा है, जो प्राण फूंक रही है अपने दायित्व को निर्वाह करते हुए लोक में। तो उन कविताओं पर मुझे अलग से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जिन कवियों के मैं विशेष रूप से ये बात कहना चाहूँगी कि जिन कवियों को हमने यहाँ सुना, हमें सोचने की ज़रूरत है कि वो इतने सरल और सहज क्यों हैं। उनकी कविताएं इतनी सरल और सहज क्यों हैं? क्योंकि उन कविताओं को पढ़ लेने के बाद, उसके आश्वासन को ग्रहण कर लेने के बाद हम उनके कविता को समझ जाते हैं। कविता को समझना और उसके मर्म को समझना दो अलग बातें हो जाती हैं। हम मर्म से भी जुड़ जाते हैं, उसको समझ जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा काम और शुरू होता है उस पर चिंतन करने की। ये जो चिंतन की बात है, ये चिंतन का काम हम पाठकों पर, हम श्रोताओं पर कविगण छोड़कर जाते हैं। ये 3 कवियों ने कविता और कविता के दायित्व पर बात कर दी, और उसके बाद जिन कवि को अभी हमने सुना है, उनकी जो कविताएं हैं उसमें कविता तो हो जाती है, उसके बाद उनकी जो कविता है उसमें आप देखिएगा राजनीतिक तेवर दिखाई पड़ते हैं। कुछ कविताओं का मैंने चयन किया है, क्योंकि मैंने देखा कि लगभग जो कविताएं हैं उस पर बात करते करते, कविता पाठ करते करते उसके अर्थ को हम लगभग समझ जाते हैं, लेकिन जो पूरा समय है, जिस समय में कवि लिख रहे हैं, वो समय को समझने की जरूरत है। क्योंकि जितने भी कवि यहाँ से बोल करके जा रहे हैं, वो अपने समय को बहुत अच्छी तरह से, उसकी नब्ज को समझ रहे हैं। क्योंकि ये वही दौर है जब इन कवियों की चेतना विकसित हो रही है, और इसी समय भूमंडलीकरण या बाजारवाद जिसे हम कहें, वो अपने पैर पसार रही है। मैं मूल रूप से राजवर्धन सर की कविताओं या राजवर्धन कवि के रूप में जिस तरह से उतरते आते हैं, उनकी कविताओं में जब देखती हूँ, तो ये जो भूमंडलीकरण है, उस भूमंडली के प्रभाव को हर जगह देखती हूँ। भूमंडलीकरण का प्रभाव आप देखिएगा इस कदर छाया हुआ है, इस तरह से हमें प्रभावित कर रहा है कि ये मनुष्य से मनुष्य को और मनुष्य को प्रकृति से तोड़ती जा रही है। उन सब को इनकी कविताओं में रेखांकित किया गया है, और कहीं ना कहीं भूमंडलीकरण का प्रभाव ये जो राजनीति है, इस राजनीति पर भी दिखाई पड़ता है। क्यों राजनीति इतनी विकृत हो गई है? हम बार बार क्यों कहते हैं कि राजनीति से वो नैतिकता चली गई है? एक सामान्य या न्यूनतम जो एक हम चाहते हैं कि उसमें नीति होनी चाहिए, वो उस नीति का भी क्षरण क्यों हो रहा है? तो ये मूलतः भूमंडलीकरण के प्रभाव के कारण ही होता है। भूमंडलीकरण के दौर में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको ये बता दिया जाता है कि जो विकास है, वह विकास एकमात्र प्रकृति के दोहन से ही हो सकता है। मैंने जो राजवर्धन सर की कविता में देखा है कि इस भूमंडलीकरण ने कमजोर मनुष्य का शोषण किया है और प्रकृति का दोहन किया है। ये मूल बातें उभर कर वहां आती है, क्योंकि पूंजी के प्रसार के साथ ही जो कमजोर तबका है,
जो बेजुबान है उस बेजुबान को दबाने, कुचलने और उसका शोषण करना ही इसका मुख्य ध्येय हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ये मनुष्य से मनुष्य को, प्रकृति से प्रकृति को काटता है और इसी के साथ हमारे भीतर ये भर देता है कि विकास का एकमात्र माध्यम जो है वह माध्यम हमारे पास रह जाता है कि हम अगर विकास चाहते हैं तो हमें प्रकृति का दोहन करना है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना, प्रकृति का एक तरह से प्रकृति को नष्ट करना, इसके किए बिना हम विकास के रूप में मतलब विकसित नहीं हो सकते। ये एक बड़ी एक ऐसी मानसिकता जो है हमारे पर भर दी जा रही है, इसका वो विरोध करते हैं। क्योंकि जैसे हम इस सवाल का जवाब पूछते हैं कि जिन विकास की बात जो कही जा रही है वो वास्तव में किसके लिए है, वही सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण कविता नदी आदम खोर हो गई है कविता में राजवर्धन जी करते हैं। वह नदी जो एक समय बाढ़ ले आती थी तो जमीन उर्वर हो जाती थी, अब वह उनकी कविता में सुंदर वन के बाग की तरह नजर आती है। फिर कवि आगे बढ़ते हैं, इन सब परिदृश्य से आगे बढ़ते हुए वो देखते हैं कि उनकी चिंता बढ़ जाती है और ये देखते हैं कि उनके भीतर इतनी इन सब चीजों को बेचैनी, इन सब के कारण बेचैनी उत्पन्न होती है कि वो आगे चल करके कालिदास को मेघ का दूत बनाते हैं। हमने शमसप कविता देखी यहाँ पे, उसके बाद हमने 7वां घोड़ा कविता भी दी, 8वां घोड़ा कविता भी दी का। तो सर के कविताओं का शीर्षक जो है ऐसा ही कुछ है। तो उन्होंने अपनी कविता में, हमने सुना था कि कालिदास ने मेघ को दूत बनाया था, लेकिन कवि ने यहाँ कालिदास को मेघ का दूत बनाया है। क्यों? क्योंकि वह मेघ ही है जो बरसता है तो कोई बाढ़ आ जाती है और कहीं न बरसने के कारण सूखा। तो कवि क्योंकि जिस तबके से हम प्रबुद्ध वर्ग जिस तबके से आते हैं, जब तक कोई प्राकृतिक आपदा के रूप में कोई घटना नहीं घटती है वो हमें प्रभावित नहीं करती है, लेकिन भरी रात अगर बारिश हो जाए तो झुग्गी झोपड़ियों में बसने वाले लोगों के लिए आगे का जीवन दुभर हो जाता है। सूखे से हमें बहुत कम बारिश या ज़्यादा बारिश से हमें बहुत फर्क नहीं पड़ता है, जो हम यहाँ पढ़ने पढ़ाने वाले वर्ग बैठे हुए हैं खास करके उनके जीवन में। लेकिन किसानों पर क्या बीतती होगी इसकी भी चिंता राजवर्धन सर करते हैं। और वो अपनी कविता में वह कालिदास को मेघ का दूत बना करके कहते हैं कि महानगरों में वर्षा कम हो, ऐसा तुम मेघ के पास मेरा संदेश पहुंचाओ और उसी मेघ से तुम मेरी विनती उन तक पहुंचाओ कि जहां सूखा पड़ा है वहां बारिश हो जाए, ताकि एक समानता आ जाए प्रकृति में। ये जो प्रकृति में जो ये असमानता आई हुई है, इसके पीछे के कारण की पड़ताल भी कवि उस कविता में करते हैं।